चैनल। तो मैं आज आपको 17 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा पेज नंबर फर्स्ट पे ऐसा कुछ है नहीं आज ज़्यादातर, ठीक है, ऐसे ही न्यूज़ हैं। तो हम सीधा एडिटोरियल वाले पेज पे आएंगे। हम यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 8 पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले पढ़ना है हमारा है फूड डे एज अ रिमाइंडर, ठीक है, एज अ रिमाइंडर, सॉरी, फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। तो फूड डे एज अ रिमाइंडर है, ठीक है, जो ये इंश्योर करेगा लीव नो वन बिहाइंड कि कोई पीछे ना छूट जाए, ठीक है, मतलब किसी सबको चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या किस बारे में बात की जा रही है। ग्लोबली फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कंटिन्यू टू बी डिटरमाइंड बाय द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, spiraling food inflation, conflict and inequality. Today around 828 million people worldwide do not have enough to eat. तो इसमें बता रहे हैं इस आर्टिकल में कि today around 828 million people worldwide do not have enough to eat and over 50 million people are facing severe hunger. ये ऑनलाइन याद रखनी है, ठीक है, सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23 आ रिपोर्ट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन FAO ने क्या निकाला है, FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने ये बोला है कि फोरमोस्ट एस्केलेटिंग हंगर एज ओवर 205 मिलियन पीपल्स अक्रॉस 45 कंट्रीज़, ठीक है, कितनी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, अक्रॉस 45 कंट्रीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं वी विल नीड एमरजेंसी फूड असिस्टेंस टू सर्वाइव। तो ये लाइन याद रखनी है, हम मेंस में इसको लिख सकते हैं कि वी दैट विल नीड एमरजेंसी फूड असिस्टेंस टू सर्वाइव। हमें ज़रूरत है एमरजेंसी फूड असिस्टेंस, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए सहायता की ज़रूरत है। असिस्टेंस मीन्स सहायता होती है, ठीक है, ये याद रखना है। दिस ईयर वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16, तो वर्ल्ड फूड डे था अक्टूबर 16 को, वर्ल्ड फूड डे था अक्टूबर 16 को, हैज़ बीन अ रिमाइंडर टू इंश्योर दैट द मोस्ट वनरेबल पीपल विद इन आवर कम्युनिटीज़ हैव ईजी एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड। तो हमें ये इंश्योर करना है कि उनको ईजी एक्सेस हो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड का, ठीक है। द प्रॉमिस टू एंड हंगर बाई 2020, तो ये प्रॉमिस जो है हंगर एंड करना 2030 वो तभी पॉसिबल हो पाएगा ओनली थ्रू कलेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन, कलेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन के ही थ्रू ये कंप्लीट किया जा सकता है। स्ट्रेंथन एग्री फूड सिस्टम, बेटर प्रोडक्शन से, ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन से, बेटर इन्वायरमेंट से और बेटर लाइफ से। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे यहाँ पे है बेटर प्रोडक्शन बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे दे दिया गया है कि ये वाला जो मतलब पढ़ना है इसके अंडर में कि बताए हैं कि कैसे बेटर प्रोडक्शन बेटर न्यूट्रिशन करके हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं बाई 2030, ठीक है, बाई 2030 कैसे हम एग्री फूड पॉपुलेशन एक्सपेक्ट कर सकती है राइज करें, और ऐसे ऐसे ही करके यहाँ पे एक बताया गया अब बेटर इन्वायरमेंट कि एक बेटर इन्वायरमेंट। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अब बेटर इन्वायरमेंट, तो देखो न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिर्फ यही नहीं है जो इम्पैक्ट करती है क्लाइमेट चेंज पे और लिंक करती है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से, बल्कि सोशल डिग्रेडेशन है बाई एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स, जब यूज़ हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, नॉन जुडिशियल वाटर यूज़ होता है, डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड और प्रोडक्शन, और इसकी ज़रूरत है, ठीक है, प्रोडक्ट नीड अर्जेंट अटेंशन, और ये जो फूड प्रोडक्ट है उसको ज़रूरत है कि अर्जेंट अटेंशन उस पर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है, ये देखो यहाँ पे भी पहले एक देख लेते हैं। इंडिया हैज़ लेड द ग्लोबल इंडिया हैज़ लेड द ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन द रिवाइविंग मिलेट प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन की बात की गई है फॉर बेटर लाइफ न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एट द UN जनरल असेंबली, वेर इट अपील टू डिक्लेयर, वहाँ पे अपील किया डिक्लेयर करने के लिए 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो वहाँ पे 2023 को डिक्लेयर करने के लिए अपील हुआ कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया जाए, ये चीज़ याद रखनी है। इट इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, अराउंड 41% टोटल प्रोडक्शन इन 2020। अब देखो यहाँ पे क्या है, द नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ सब मिशन और न्यूट्री सीरियल मिलेट एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। स्टेट लेवल मिशन कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है, स्टेट लेवल मिशन चलाया जा रहा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एज अ टेस्टामेंट टू इंडिया रिजॉल्व टू रिवाइज दिस इंडिजिनस क्रॉप, जिससे कि इंडिजिनस जो क्रॉप है उसको रिजॉल्व और रिवाइव किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई। अब इसमें एक और चीज़ दी गई है, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFADS, तेजस्विनी प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम की बात की जा रही है, तेजस्विनी प्रोग्राम,
विद मध्य प्रदेश। सो दैट ग्रोइंग मिलेट मीन्स नियरली 10 टाइम्स इंक्रीज इन इनकम, कि अगर ग्रो कर देते हैं मिलेट को तो नियरली 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी इनकम। जैसे 1800 पर मंथ 2013-14 में रहा, 16,000 2020-21 में रहा, विद बेटर फूड सिक्योरिटी बिकॉज मिलेट क्रॉप आर नॉट इम्पैक्टेड बाई एक्सेसिव रेनफॉल। क्योंकि क्या होता है जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो मिलेट जो होता है, मिलेट होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अ स्टडी बाई FAO ऑन मिलेट इन इंडिया एम्फेसिस स्ट्रेंथन वैल्यू चेन फॉर द इन्हांसिंग। तो वही वैल्यू चेन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इन्हांस करने की ज़रूरत है न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को, और इंक्रीज़ करना फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होंगे इससे। नेक्स्ट हेडिंग है अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग में दिया है अ बेटर लाइफ। तो इससे बेटर लाइफ की भी बात की जा रही है कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फूड सिस्टम और मोर रिजिलियंट और सस्टेनेबल हो जाएगा, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल हो जाएगा। फोकस होगा इक्विटी पे, ठीक है, इंक्लूडिंग इंसेंटिवाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन्स, इन्हांसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो मतलब बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हो जाएंगी। इंडिया कैन लीड द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बाई शोकेसिंग होम ग्रोन सोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड चैंपियनिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, किसी को पीछे ना छोड़ना। वर्किंग कॉन्टिन्यूसली टू मेक इट फूड सिस्टम मोर इक्विटेबल, एम्पावरिंग एंड इंक्लूसिव। तो हम इससे देखो जब भी हम मेन आंसर राइट लिखेंगे इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्किंग कॉन्टिन्यूसली टू मेक इट फूड एंड क्या कर सकते हैं, फूड सिस्टम को मोर इक्विटेबल कर सकते हैं, एम्पावरिंग कर सकते हैं और इंक्लूसिव कर सकते हैं। तो ये लाइन यूज़ किया जा सकता है। ये था हमारा, ठीक है, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। अगर टाइम का इशू ना रहे, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी ना हो तो हम और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था न्यूज़। दूसरा देखते हैं। इसके बाद हम दूसरे पे आएंगे। इसमें है द बिगर पिक्चर ऑफ इंटरमीडिएशन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये भी हमें पढ़ना है। तो इसका हम स्टोरी देखते हैं क्या बात की जा रही है। द फाइनेंशियल सेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन मॉडर्न इकोनॉमी एंड बैंक आर द कंसर्न स्टोन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल। दे मोबिलाइज सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू पूल रिस्क, improve allocative efficiency and lower transaction cost when fund exchange hand between borrowers and lenders. Interestingly, very mechanism that enable bank to offer these valuable services are those which at time make bank vulnerable. किस चीज़ के लिए वनरेबल किया? स्मॉल स्टॉक्स एंड मार्केट सेंटीमेंट के लिए। ट्रिगरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक रन। बैंक रन की बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैंक रन सिचुएशन से रिलेटेड हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सबको याद होगा, शॉर्ट नोट भी हमने इस पर बनाई थी। विद सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस दिस ईयर नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। याद ही है कि नोबल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंस में, हैज़ बिन अवॉर्डेड टू 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को मिला है, ठीक है। बर्नेक है इसमें, फॉर्मल फेडरल रिजर्व चेयर डगलस है, और एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं फिलिप एच दिविग हैं वाशिंगटन से। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेसिस द प्रोपगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ डायमंड एंड दिविग इन दी देयर 1983 सेमिनल पेपर ऑन द बैंक रन इज़ अ गुड बिगनिंग। तो बस यही बैंक रन और ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करी गई है, तो ये भी देख लेनी है, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, आगे आएंगे। ये दोनों हमने देख लिया। उसके बाद हम पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस 2 न्यूज़ में कर चुके हैं। देखो, पहले जब GHI आया था तो हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं, किस बेसिस पे GHI में रैंकिंग दी जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने बोला, रिजेक्ट किया, उसने मना किया कि वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। अब फिर से आया है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखते हैं कि इस बारे में बात हो रही है। 1 मिनट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन सैटरडे रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो वही चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, GHI को। क्योंकि इंडिया, देखो, इंडिया की रैंक 107 रही है अमंग 121 कंट्रीज़ में। GHI अपीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है जो इंडेवर्स करती है कंप्रहेंसिव मेजर ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल पे, ठीक है। क्या करती है? एक कॉम्प्रहेंसिव मेजर लाती है, ट्रैक करती है हंगर को ग्लोबल, रीजन एंड कंट्री लेवल पे। एज पर द मिनिस्ट्री रिपोर्ट लोअर इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड। किस बेसिस पे लोअर रैंक मिला है? एज पर मिनिस्ट्री रिपोर्ट लोअर इंडिया रैंक बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग POU पॉपुलेशन, ठीक है, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब इसमें बात की जा रही है, इट इलाबोरेट दैट US फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO
एस्टिमेट इज़ बेस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी, कि ये एस्टिमेट जो बेस्ड है वो फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल पे बेस्ड है. सर्वे मॉड्यूल दैट बियर अ सैम्पल साइज ऑफ 3000 रिस्पॉन्डेंट. और इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट स्टेटेड दैट डेटा रिप्रेजेंटेड अ मिनिस्क्यूल प्रोपोर्शन फॉर अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज, कि जो इंडिया साइज के लिए है तो उस चीज़ के लिए वो अग्री करने को तैयार नहीं है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं. अब देखो GHI वेबसाइट ने एक्सप्लेन किया है दैट वाइल FAO यूजेज अ सूट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन फूड सिक्योरिटी, द GHI ओनली इशूज द POU ऑब्टेन्ड थ्रू फूड बैलेंस शीट बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इस चीज़ पर बोला है कि बेशक जो FAO है वो यूज़ करती है सूट ऑफ इंडिकेटर ऑन फूड सिक्योरिटी पे, GHI ने ओनली यूज़ किया है POU, ठीक है, और जो ऑब्टेन हुआ है थ्रू फूड बैलेंस शीट के बेसिस पे किया है. डेटा जो रिपोर्ट हुआ है बाय मेंबर्स कंट्रीज वो बता रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, पूरी बातें यहाँ पे की गई हैं. व्हाट इज़ हंगर इंडेक्स, वाई दीज 4 मैट्रिक्स, व्हाट एलिगेशंस आर वी लुकिंग एट, वाई द कंट्रोवर्सी. ठीक है, तो हमको ये चीज़ देखनी थी, हमने देख लिया समरी में कि क्या चीज़ें बोल रहे हैं. अब हम सीधा पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे. ओके, तो वहाँ पे हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है. पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं. अब इसमें हमें कौन सा पढ़ना है. तमिलनाडु रेजेस कंसर्न ओवर प्रेजेंस ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स इन श्रीलंका. तो ये वाला हमें पढ़ना है कि क्या हुआ है कि तमिलनाडु ने रेज किया अपना कंसर्न, ठीक है, कि जो प्रेजेंस है चाइनीज़ ट्रूप का श्रीलंका में इस वजह से. ठीक है, पेज नंबर 13 पे हम आ जाएंगे. पेज नंबर 13 पे हम आ चुके हैं. अब इसमें हमें कौन सा पढ़ना है, ये देखना है. Many challenges as India take up G20 presidency. Many challenges as India take up G20 presidency. तो यहाँ पे बता रहे हैं इंडिया वुड बी टेकिंग ओवर द ग्रुप ऑफ 20 G20, ठीक है, प्रेसिडेंसी एट अ टाइम व्हेन देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. इस टाइम पे प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है जहाँ पे सो मेनी चैलेंजेस हैं, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कह रही हैं. ठीक है, Speaking to reporter on Saturday night onward the end of her visit to Washington for the World Bank and International Monetary Fund, उनका जो विजिट रहा वो एंड हुआ वाशिंगटन में. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है करंट G20 प्रेसिडेंट इंडोनेशिया हैड बीन थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट ईयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन. तो बोले जो करंट G20 प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया वो बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा उसके लिए, मतलब कंट्री के, मतलब क्योंकि प्रेसिडेंसी उनके पास थी. दिस हैड रिजल्टेड इन G20 विथ मेट इन वॉशिंगटन दिस पास्ट वीक नॉट अग्रीन अ जॉइंट कम्युनिक इंडोनेशिया हैड इन स्टडी सो अ G20 चेयर समरी. तो मतलब यही बता रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत सारी चैलेंजेस हैं और इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है. तो ये बोल रही हैं निर्मला सीतारमण जी. ED इज़ इंडिपेंडेंट बोल रही हैं, अ लॉट मोर निम्बल्स. ठीक है, तो मतलब यही उन्होंने अपने पक्ष को इस चीज़ पे रखा है निर्मला सीतारमण जी ने. ठीक है, तो ये हुई. आगे आएंगे हम पेज नंबर 14 पे. पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं. अब हमें इसमें कौन सा पढ़ना है. इंडिया कोल माइंस आर सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड अमिड पुश फॉर न्यू वंस. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं इंडिया की जो कोल माइंस है वो सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड है. ठीक है, देखो एवरेज इंडिया का जो कोल माइन यूज़ होता है 2/3 होता है कैपेसिटी के, 2/3 ऑफ द कैपेसिटी होती है. सम लार्ज वंस यूज़ ओनली 1%. सम लार्ज वंस जो हैं वो ओनली 1% यूज़ करते हैं. ऐसा एनालिसिस जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर GEM है उनके द्वारा ये बताई जा रही है. अब इसमें यह है कि दिस सजेस्ट दैट 99 ऑफ इंडियन कोल माइंस प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू ईड 427 मिलियन tons per annum under development are necessary and opening new coal mines would not contribute to easing short time supply crunch. तो देखो जो अभी 99 इंडियन कोल माइन प्रोजेक्ट है उनकी ईल्ड 427 मिलियन पर टन एक्सपेक्ट की जाती है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू कोल माइंस ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा शॉर्ट टर्म सप्लाई चेन के लिए, बल्कि हो सकता है कि वही चीज़ आप उसी को इम्प्रूव करके चीज़ें बेटर कर सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस लास्ट ईयर इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर कोल क्राइसिस. ट्वाइस क्या हुआ लास्ट ईयर इंडिया ने एक्सपीरियंस किया सीवियर कोल क्राइसिस विद मोर देन 100 ऑफ 285 थर्मल पावर प्लांट विटनेसिंग कोल स्टॉक फॉल. कोल स्टॉक गिरा कितना, क्रिटिकल मार्क 25%. ठीक है, और ओवर 50 प्लांट वो बिलो 10% उसका फेल हुआ. ठीक है, नीचे गिरा, मतलब नीचे उसका फेल मतलब नीचे आना. ठीक है, कि जो भी उसका जो क्राइसिस होती है तो नीचे आ जाती हैं चीज़ें, स्टॉक फॉल कर जाता है, उस चीज़ को लेके. दिस लेड टू पावर शॉर्टेज. सेवर स्टेट पावर शॉर्टेज देखने को मिली आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में. तो ये याद रखना है. ठीक है, पावर शॉर्टेज भी देखी गई थी. ठीक है, तो बस इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ बता रहे हैं न्यू माइंस कांट मेक इंडस्ट्री ओल्ड प्रॉब्लम गो अवे. बोल रहे हैं कि जो न्यू माइंस जो अगर एक अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि न्यू माइंस जो हैं
वो ओल्ड प्रॉब्लम को हटा सकेंगी. द irony ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इज दैट ओपनिंग न्यू माइंस टुडे could intensify the sector weakness and inefficiencies tomorrow, especially as competition from the renewable and conflict over land use continue to emerge. तो बस वही चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यू करके हम उसी को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि न्यू अल्टरनेटिव सोचने की ज़रूरत है. ये हो गया हमारा. आगे हम सेम पेज पे हमारा पढ़ना है. इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट 475 बिलियन इन FDI इन लास्ट 475 बिलियन डॉलर इन FDI इन 5 ईयर्स. ठीक है, FDI इन 5 ईयर्स. तो बता रहे हैं कि 5 सालों में इंडिया के पास पोटेंशियल है अट्रैक्ट करने के लिए. इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है. अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस. पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.